आधी रात हो चली थी। फुल स्पीड से दौड़ रही एक ट्रेन में झपकी ले रहे एक पैसेंजर की अचानक आंख खुली। उसने देखा कि ट्रेन की वो बोगी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उसका स्टेशन भी पीछे छूट गया था। वो हड़बड़ाता हुआ अगले स्टेशन पे उतरने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक वो फर्श पे फिसल कर नीचे गिर पड़ा। उसने देखा कि फर्श पर हर तरफ खून बिखरा हुआ था और ट्रेन की वो पूरी बोगी भी खून से तरबतर थी। डर से उसकी आंखें फैल गईं। वो जैसे तैसे एक पाइप का सहारा लेकर उठा। तभी उसे अगली बोगी से आती कुछ ठोकने जैसी आवाज सुनाई दी। उस शख्स ने ग्लास विंडो से जैसे ही अगले डिब्बे के अंदर झांका तो उसके होश फाख्ता हो गए। अंदर एक सूट बूट पहना लंबा चौड़ा आदमी किसी कसाई की तरह इंसानी जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वो न्यूयॉर्क शहर की एक चहल पहल भरी रात थी। लियोन नाम का एक फोटोग्राफर अच्छी फोटो की तलाश में शहर की गलियों में भटक रहा था। उसे सिटी लाइफ को कैप्चर करना पसंद था। फोटोग्राफी करता हुआ लियोन रेलवे स्टेशन की तरफ आ गया। तभी उसकी नजर 3 बदमाश लड़कों पर पड़ी जो एक लड़की से जबरदस्ती कर रहे थे। लियोन ने आवाज देकर उन्हें रोका। तभी उनमें से एक लड़का उसे धमकी देता हुआ उसके पास आया तो लियोन ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करके उसे चेतावनी दी कि उन लड़कों की सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। कैमरे पर नजर पड़ते ही वो लड़का अपने साथियों के साथ वहां से चलता बना। लड़की ने राहत की सांस ली। वो लियोन को थैंक यू कहकर अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगी, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ पाती उससे पहले ही ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने लगे। तभी सूट बूट पहने एक आदमी ने अपना हाथ अड़ाकर दरवाजे को रोक दिया। ट्रेन में चढ़ने से पहले उस लड़की ने एक पल को मुस्कुराकर लियोन की ओर देखा। लियोन ने उस लम्हे को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। वो लड़की उस आदमी का शुक्रिया अदा करती हुई ट्रेन में चढ़ गई और एक सीट पे आके बैठ गई। वो सूट बूट पहना आदमी भी एक सीट पे जाके शांति से बैठ गया। डिब्बे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अगले ही पल ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ अंडरग्राउंड टनल में दौड़ रही थी। आगे जाकर वो टनल 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें से दाईं ओर जाने वाली टनल पे नो एंट्री का रेड लाइट लगा हुआ था। लेकिन ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ उसी टनल में घुस गई। ट्रेन के उस टनल में घुसते ही अंदर वो सूट बूट पहना आदमी एकदम से अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा हथौड़ा था। अगले ही पल हथौड़े के एक शक्तिशाली वार से उसने उस लड़की के सिर का कचूमर बना दिया। अगली सुबह लियोन एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड माया उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। लियोन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए माया वेट्रेस का काम करके घर चलाने में उसका हाथ बटा रही थी। तभी लियोन की नजर वहां रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी। उसमें एक लड़की एरिका के देर रात से गायब होने की खबर छपी थी। फोटो देखकर लियोन हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये वो ही लड़की थी जिसे उसने बीती रात छेड़छाड़ कर रहे लड़कों से बचाया था। लियोन को लगा कि हो न हो ये उन 3 बदमाश लड़कों का ही काम है। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपने खींचे फोटो दिखाकर पुलिस डिटेक्टिव हेडली को सारी बात बताई। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव हेडली उल्टा उस पर ही शक करने लगी। उसने कहा, जो लड़की गायब हुई है वो एक मॉडल है और अखबार वाले इन फोटोज के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं। कहीं पैसों के लिए तुम्ही ने तो उसे गायब नहीं कर दिया। लग रहा था कि पुलिस जानबूझकर इन हत्याओं पर पर्दा डाल रही थी। डिटेक्टिव हेडली की बातें सुन लियोन चिढ़कर वहां से चला गया। फिर उसी रात एक बार फिर वो मिडनाइट ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी और हर रोज की तरह पूरी तेजी से टनल में दौड़ रही थी। उस रात उस ट्रेन में एक कपल अपने दोस्त के साथ सफर कर रहा था। वे तीनों बातों में मशगूल थे। तभी वो हत्यारा उनके पास आया और अपने हथौड़े से किसी कसाई की तरह उन तीनों पैसेंजर को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। उसी रात लियोन भी फोटोग्राफी करते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर आ पहुंचा था और बेंच पे बैठा फोटोग्राफी के लिए किसी अच्छे मोमेंट का इंतजार कर रहा था। तभी उसे स्टेशन से बाहर आता हुआ सूट बूट वाला वही हत्यारा आदमी नजर आया। उस आदमी की अलग शख्सियत ने लियोन को प्रभावित कर दिया और वो उसकी फोटो खींचता हुआ उसका पीछा करने लगा। तभी कुछ दूरी पर जाकर वो शख्स अचानक रुक गया। उसे एहसास हो गया कि लियोन उसका पीछा कर रहा है। तब लियोन अपना कैमरा छुपाकर चुपचाप उसके सामने से निकलने लगा। पर जैसे ही लियोन उस आदमी के करीब से गुजरा, उसने लियोन का कॉलर पकड़ लिया। लियोन उस आदमी से बुरी तरह डर गया। उस आदमी ने एक अजीब सी स्टार शेप वाली अंगूठी पहन रखी थी। लियोन ने उस आदमी की फोटो खींचने के लिए उससे माफी मांगी, जिसके बाद उस आदमी ने लियोन को छोड़ दिया और पास ही के एक होटल में चला गया। घर लौटकर लियोन अपनी लैब में अपनी खींची हुई फोटोज धोने का काम करने लगा। तभी उसकी नजर उस गुमशुदा मॉडल की एक फोटो पे गई। ये उस समय की फोटो थी जब उस हत्यारे ने लड़की के लिए अपना हाथ अड़ाकर ट्रेन का दरवाजा बंद होने से रोक दिया था। उस फोटो में उस हत्यारे का हाथ नजर आ रहा था। तभी लियोन की नजर उस हत्यारे की अंगूठी पर गई। उसकी अंगूठी में भी स्टार शेप बनी हुई थी। लियोन समझ गया
कि ये वही शख्स है जिससे आज उसकी मुठभेड़ हुई थी। लियोन को शक हुआ कि कहीं उस मॉडल के गायब होने के पीछे उसी आदमी का तो हाथ नहीं है। अब लियोन उस आदमी पर नजर रखने लगा। वो उसके होटल से निकलते ही उसके पीछे लग गया। उसे पता लगा कि वो आदमी एक बुचर है और एक मीट फैक्ट्री में काम करता है। काम खत्म कर वो बुचर रेलवे स्टेशन पहुंचा और कुछ देर इंतजार करने के बाद ठीक रात 2 बजे की ट्रेन में सवार हो गया। लियोन भी बुचर के पीछे पीछे उस ट्रेन में सवार होने गया, पर तभी एक पुलिस वाले ने आकर लियोन को रोक लिया और उसका कैमरा चेक करने लगा। इतने में ही वो ट्रेन निकल गई। इस बार ट्रेन की उस बोगी में वो बुचर अकेला बैठा था। शायद आज उसकी किस्मत में कोई शिकार नहीं था, पर उसी वक्त एक हट्टा कट्टा नौजवान पैसेंजर बाथरूम से निकलकर उस बोगी में आया और खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा। उसने देखा कि ट्रेन तो कहीं और जा रही थी। उसी वक्त उस पैसेंजर के सिर पर एक जोरदार हथौड़ा पड़ा। वो पैसेंजर नीचे गिर पड़ा। बुचर का ये वार काफी तगड़ा था, लेकिन इससे पहले कि बुचर उस पैसेंजर का काम तमाम कर पाता, बुचर की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और वो खून की उल्टी करने लगा। मौका पाकर उस पैसेंजर ने एक चाकू निकाला और बुचर पर ही टूट पड़ा। अब बुचर की ही जान पर बन आई थी, पर तभी एक गोली चली जिसने उस पैसेंजर की खोपड़ी में छेद कर दिया। वो पैसेंजर वहीं ढेर हो गया। वो गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं, उस ट्रेन का ड्राइवर था। उसने बुचर से कहा, महागनी, अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। महागनी उस बुचर का असली नाम था। पहले पुलिस और अब ट्रेन ड्राइवर भी इस हत्यारे महागनी से मिले हुए थे। ये कोई मामूली हत्याएं तो कतई नहीं थी। कुछ समय बाद महागनी अपने होटल रूम में लौट आया था। उसने अपने शर्ट की बटन खोली। उसके सीने पे ढेर सारी अजीब सी गांठें उभरी हुई थी। वो शीशे में देखकर अपने शरीर में उभरी गांठों को एक रेजर से काटने लगा। इसके बाद उसने कटी हुई गांठों को एक सोल्यूशन भरी शीशी में डाल दिया और उस शीशी को मिरर के पीछे मौजूद एक शेल्फ में रख दिया, जहां पर वैसी ही गांठों से भरी कई सारी शीशियां मौजूद थी। दूसरी ओर लियोन की फोटो लैब में टंगे महागनी के फोटोग्राफ देख माया ने लियोन से पूछा कि वो शख्स कौन है। इस पर लियोन ने कहा कि ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन उसे शक है कि उस मॉडल के गायब होने के पीछे उस आदमी का ही हाथ है। ये सुनकर माया लियोन को समझाने लगी कि शहर में तो आए दिन बहुत से लोग गायब होते रहते हैं। उसे इन फालतू के झमेलों में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लियोन महागनी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उसने इंटरनेट पर किसी बुचर के हत्याओं में शामिल होने के बारे में जब सर्च किया तो उसे एक 100 साल पुराना अखबार मिला, जिससे उसे पता चला कि आज से 100 साल पहले भी ट्रेन में इस तरह की किलिंग्स हो रही थी। इस मामले में किसी बुचर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। गौर करने वाली बात ये थी कि 100 साल पहले कत्ल करने वाला वो बुचर भी उसी मीट फैक्ट्री में काम करता था जिसमें इस वक्त महागनी काम कर रहा था। लियोन को शक हुआ कि उस मीट फैक्ट्री में जरूर कोई गलत काम हो रहा है। लियोन अगली ही सुबह छानबीन करने उस मीट फैक्ट्री में जा पहुंचा। वहां उसने फैक्ट्री कर्मचारियों वाली ड्रेस पहनी ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद वो चोरी छुपे फैक्ट्री के अंदर की फोटोज क्लिक करने लगा, जहां महागनी और दूसरे वर्कर मीट लाने ले जाने और काटने के काम में जुटे थे। तभी अचानक महागनी की नजर लियोन पर पड़ गई। महागनी हाथ में चाकू लेकर लियोन की ओर बढ़ा, पर लियोन महागनी को चकमा देकर मीट फैक्ट्री से बाहर निकल आया और वहां से गुजर रहे एक ट्रक से लटक कर निकल भागा। अब पूरे दिन लियोन के दिमाग में ट्रेन से गायब हो रहे लोगों की मिस्ट्री घूम रही थी। वो अपने चारों तरफ ट्रेन में लापता हुए लोगों की खबर के कटिंग्स फैलाकर बैठा हुआ था। लियोन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस मीट फैक्ट्री में कुछ न कुछ गलत काम हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से कैनिबल लोगों को इंसानों का मांस बेचती थी। दरअसल कैनिबल वो लोग होते हैं जिन्हें इंसानी मांस खाना पसंद होता है और वो ये काम दुनिया की नजरों से छुपकर करते हैं। लियोन ने अंदाजा लगाया कि महागनी भी उस मीट फैक्ट्री के लिए ट्रेन में लोगों की हत्या करता होगा और मीट फैक्ट्री उन लोगों के टुकड़े करके कैनिबल लोगों को बेच देती होगी। इसीलिए पुलिस को ट्रेन में लापता हुए उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता था। लियोन और सुरागों की तलाश में उन न्यूज़पेपर्स को छानने लगा। कुछ देर बाद माया घर पहुंची। माया ये देख परेशान हो उठी कि लियोन उस केस के पीछे पागल हुआ जा रहा है। उसने लियोन को रात को फोटोशूट बंद करने के लिए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा था। माया को परेशान होता देख लियोन भी उसकी बात मान गया। फिर उस रात लियोन डिनर करने माया के रेस्टोरेंट जा पहुंचा। वो बैठा ही था कि उसे सामने लगे शीशे पे एक रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जिसे देख उसकी सांसें ही अटक गई। वो रिफ्लेक्शन महागनी की ही थी, जो लियोन का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक आ पहुंचा था और रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर लियोन को ही घूरे जा रहा था। जैसे ही लियोन की आंखें महागनी की आंखों से टकराई, उसे लगा जैसे महागनी उसे चैलेंज कर रहा हो कि आओ और मुझे पकड़ कर दिखाओ।
एक दो पल घूरने के बाद महागनी पलटा और वहां से चला गया। अब लियोन की दिलचस्पी फिर से महागनी में बढ़ गई और वो एक बार फिर महागनी के पीछे लग गया। महागनी स्टेशन पहुंचकर उस मिडनाइट ट्रेन में चढ़ चुका था। रात के 2:06 हो रहे थे। लियोन भी अपना कैमरा थामे उस ट्रेन में चढ़ा और दरवाजे के पास छिपकर बैठ गया। महागनी उससे एक कैबिन आगे था। लियोन ग्लास विंडो से उस पर नजर रख रहा था। तभी ट्रेन के ट्रैक चेंज करते ही महागनी अपना बैग लेकर उठ गया और अपने हथौड़े से कत्लेआम मचाने लगा। उसे देख लियोन डर से कांप गया। हालांकि तब भी वो महागनी की फोटो क्लिक करता रहा। लोगों को मारकर फिर महागनी ने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और उनके दांतों और नाखूनों को शरीर से उखाड़कर उन्हें हुक से उल्टा लटका दिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी मीट शॉप में बकरों को लटकाया जाता है। उसी पल महागनी लियोन की ओर देख मुस्कुराया। उसे लियोन के वहां होने की भनक लग चुकी थी। उसे देख लियोन उससे बचने के लिए पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन महागनी ने उसे पकड़ लिया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब लियोन की आंख खुली तो उसने खुद को ट्रेन के एक कैबिन में बिना कपड़ों के उल्टा लटका पाया। उस वक्त ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और महागनी ट्रेन की दूसरी बोगी से लियोन को ताक रहा था। न जाने वो लियोन के साथ क्या करने वाला था। तभी अचानक बाहर से गुर्राते हुए कुछ अजीब से प्राणी ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। न जाने वो प्राणी क्या थे। उनकी चाल ढाल तो कुछ हद तक इंसानी लग रही थी, जबकि चमड़ी किसी जानवर की तरह मोटी और गहरी काली थी। वे प्राणी अपने धारदार नाखूनों से लियोन के शरीर को बुरी तरह नोचने लगे। लियोन दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख खामोशी में तब्दील हो गई। कुछ समय बाद लियोन अचानक बेहोशी से जागा। उसे हल्की चोटें आई थी, पर वो बिल्कुल सही सलामत था। उसने देखा कि वो एक सुनसान सबवे स्टेशन पर था, जिसे शायद सालों पहले बंद कर दिया गया था। वो जब सबवे से बाहर आया तो सीधा उसी मीट फैक्ट्री में निकला जहां महागनी काम करता था। दरअसल ये मीट फैक्ट्री उस बंद पड़े सबवे स्टेशन के ऊपर ही बनाई गई थी। लियोन सीधा अपने घर पहुंचा। घर पर माया लियोन की हालत देख परेशान हो उठी। माया लियोन से पूछती रही कि आखिर उसकी ये हालत कैसी हुई, लेकिन लियोन माया से कोई बात न कर सीधे बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। माया दरवाजा पीटती रही, लेकिन लियोन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने शीशे के सामने अपनी शर्ट उतारी तो देखा कि ट्रेन में उन प्राणियों ने उसके सीने पर खरोंचकर किसी सिंबल जैसा एक निशान उकेर दिया था। इसके बाद लियोन बाहर आया और माया को सारी बात बताई। माया ने उसे कहा कि वो एम्बुलेंस बुला रही है। वे लोग पहले हॉस्पिटल जाएंगे, फिर लियोन ने जो फोटो खींचे हैं वो पुलिस को देंगे ताकि महागनी पकड़ा जाए। लेकिन लियोन ने बताया कि उसके पास महागनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं, क्योंकि महागनी ने उसका कैमरा छीन लिया था। लियोन ने माया को भरोसा दिलाया कि अब वो इन सबसे दूर रहेगा, लेकिन माया को यकीन हो चुका था कि लियोन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसका बिहेवियर भी बदला हुआ सा लग रहा था। माया जानना चाहती थी कि आखिर लियोन ने ट्रेन में ऐसा क्या देखा था। इसके लिए उसे महागनी से लियोन का कैमरा हासिल करना जरूरी था। माया को लियोन के एक फोटोग्राफ से पता चला कि महागनी होटल बार्कले में रहता है। माया ने वहां जाकर लियोन का कैमरा वापस लाने का ठान लिया। माया उसी वक्त अपने एक दोस्त जर्गिस के साथ होटल बार्कले में जा पहुंची। महागनी जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, वे दोनों उसके रूम में घुस गए। माया को वहां ड्रॉर में ढेर सारे मांस काटने के औजार दिखे। वहीं जर्गिस भी महागनी के बेडरूम की छानबीन में लगा था, लेकिन वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि महागनी अपने रूम में वापस लौट आया था और उसे अपने रूम में किसी के होने की भनक भी लग चुकी थी। दूसरी ओर जर्गिस को महागनी के कबर्ड में लियोन का कैमरा मिल गया। उसने खुशी से उस कैमरे को अपने गले में लटका लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि महागनी उसके पीछे उसकी मौत बनकर खड़ा है। जर्गिस के मुड़ने से पहले ही बेरहम महागनी ने अपना हथौड़ा जर्गिस के सिर पर दे मारा। दूसरी ओर माया अपनी छानबीन जारी रखती हुई हॉल में आई। वहीं उसे महागनी का बैग नजर आ गया। हालांकि माया को लगा कि वो बैग पहले से ही वहां रखा होगा। उसने बैग की तलाशी ली तो उसे उसमें एक डायरी मिली, जिसमें मौजूद पर्चों को देखकर पता चल रहा था कि महागनी ने कब कब किस किस ट्रेन में कत्ल किए हैं। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनमें एक 100 साल पुराना पर्चा भी था। तो क्या इसका मतलब ये था कि महागनी 100 साल पहले से ही ट्रेन में लोगों की हत्या करता आ रहा था? माया ने उन पर्चों को अपने पास रख लिया और जर्गिस को आवाज लगाती हुई अंदर के कमरे में गई। तभी उसे कोई दरवाजे के पीछे छुपा दिखा। माया ने जर्गिस कहकर उसे आवाज दिया, पर जब उसे कोई जवाब नहीं आया तो माया समझ गई कि वो महागनी है। वो अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भाग निकली और सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची। वहां उसने डिटेक्टिव को सारी बात बताई और महागनी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी।
लेकिन डिटेक्टिव माया की बातों पर यकीन करना छोड़ उल्टा बात को घुमाती हुई उससे ये कहने लगी कि महागनी ने उसकी डायरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो माया से पूछने लगी कि महागनी की डायरी कहाँ है, लेकिन माया ने भी चाल चलते हुए डिटेक्टिव से कहा कि वो डायरी जर्गिस के पास है, अगर वे लोग जर्गिस को ढूंढेंगे तो उन्हें डायरी भी मिल जाएगी। लेकिन डिटेक्टिव ने माया की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और महागनी के घर में घुसपैठ करने के लिए उसे अरेस्ट करने की धमकी देने लगी। इससे माया समझ गई कि वो डिटेक्टिव भी महागनी के साथ मिली हुई है। दूसरी ओर लियोन एक आर्ट गैलरी में आया हुआ था, जहां एग्जीबिशन में उसकी खींची फोटोज भी रखी गई थी। उन्हीं में से एक फोटो महागनी की भी थी। लियोन की जैसे ही उस फोटो पर नजर गई तो वो उस फोटो में बिल्कुल खो सा गया। उस फोटो में इतनी सच्चाई थी मानो महागनी लियोन की आंख से आंख मिलाकर उसे चुनौती दे रहा हो। उसी पल लियोन आर्ट गैलरी से निकलकर फौरन उस मीट फैक्ट्री में पहुंचा और वहां से चाकू, छुरी और बुचर्स के बाकी औजार लेकर उस मीट फैक्ट्री के नीचे मौजूद सबवे स्टेशन में आ गया और ट्रेन के वहां आने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान उधर माया अपने रेस्टोरेंट में आई और वहां से एक गन लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकली। फिर उसने लियोन के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा कि जर्गिस महागनी के कब्जे में है और डिटेक्टिव भी महागनी से मिली हुई है। माया ने कहा कि वो जर्गिस को छुड़ाने जा रही है, लेकिन तभी कहीं से डिटेक्टिव वहां आ पहुंची। डिटेक्टिव वहां माया से महागनी की डायरी मांगने आई थी। इससे साफ हो चुका था कि डिटेक्टिव भी महागनी से मिली हुई थी, लेकिन माया ने उस पर अपनी गन तान दी और पूछा कि जर्गिस कहाँ है। इस पर डिटेक्टिव ने उसे बताया कि जर्गिस एक ट्रेन में है जो 14th स्ट्रीट स्टेशन से ठीक 2 बजे निकलेगी। ये सुनकर माया फौरन स्टेशन की ओर निकल गई। कुछ ही समय में वो ट्रेन वहां आई और माया ट्रेन में सवार हो गई। फिर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल पड़ी। अब माया ट्रेन में जर्गिस की तलाश में एक कैबिन से होते हुए दूसरे कैबिन में जाने लगी। इसी दौरान उधर लियोन आगे के स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वो ट्रेन पूरी रफ्तार से उस स्टेशन से गुजरने लगी। इसी दौरान लियोन की नजर ट्रेन में मौजूद माया पर पड़ी। माया को ट्रेन में देख लियोन बेचैन हो उठा और भागता हुआ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा थी। पर तभी लियोन अपनी जान जोखिम में डालते हुए ट्रेन के पीछे हुक फंसाकर ट्रेन से लटक गया और ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गया। इस बीच उधर माया उस बोगी में पहुंच गई जहां महागनी ने लोगों की लाशें लटका रखी थी। उन्हीं लाशों के बीच माया को जर्गिस उल्टा लटका नजर आया। हालांकि जर्गिस की सांसें अब भी चल रही थी, पर बेरहम महागनी ने उसे जिंदा ही जानवरों की तरह हुक से लटका रखा था। उसकी हालत देखकर माया रोने लगी। उस वक्त महागनी दूसरी बोगी में एक और औरत की लाश को लटकाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान माया जर्गिस को हुक से उतारने लगी, पर जर्गिस दर्द से चीख पड़ा। बदकिस्मती से महागनी को वो चीख सुनाई दे गई और वो उस बोगी में आ गया। उसे देख माया बुरी तरह डर गई और अपने कांपते हाथों से महागनी पर गोलियां दागने लगी, लेकिन उसका एक भी निशाना महागनी को नहीं लगा। ये देख माया वहां से भागी, पर महागनी ने अपना हथौड़ा फेंककर उसके पैर पर मारा, जिससे वो गिर पड़ी। अब माया का महागनी से बच पाना नामुमकिन था। महागनी उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर लियोन वहां आ पहुंचा। लियोन के हाथ में चाकू था और महागनी के हाथ में हथौड़ा। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। अब महागनी ने लियोन का चाकू छीन लिया और उस पर चाकू से वार किया, लेकिन लियोन सामने से हट गया और उस चाकू के वार ने लियोन के पीछे मौजूद जर्गिस का पेट फाड़ दिया। जर्गिस के पेट से खून का झरना सा बह निकला और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अब लियोन पागल सा हो गया था। महागनी की ताकत उसके सामने कम सी लग रही थी। लियोन ने पूरा दम दिखाते हुए महागनी पर चाकू से वार किया और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। लियोन और माया की जान में जान आ गई। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए, पर तभी अचानक वो ट्रेन एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई और उसी पल ट्रेन की सारी लाइटें ऑफ हो गई। इतने में ही ट्रेन का ड्राइवर उस बोगी में आया और बोला, प्लीज मीट से दूर हट जाइए। ये कहकर ड्राइवर अंदर चला गया। तभी लियोन और माया ने जो देखा, उनकी रूह कांप उठी। बाहर से एक बार फिर वही अजीब से खूंखार प्राणी उस बोगी में आए और किसी जानवर की तरह उन इंसानी लाशों को खाने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें देख लियोन फौरन माया को लेकर ट्रेन से बाहर निकल गया। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वे एक बंद हो चुके पुराने सबवे स्टेशन पे थे, जहां हर तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। लग रहा था मानो वे लोग किसी नर्क में आ गए हों। वे फौरन उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, पर तभी अचानक वहां महागनी आ गया। न जाने वो कैसा दरिंदा था जो चलती ट्रेन से गिरकर भी जिंदा बच गया था। वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह लियोन पर लपका और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई ठन गई। इसी दौरान लियोन ने देखा कि महागनी की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान बना था
जैसा उन नरभक्षी प्राणियों ने लियोन की छाती पर बनाया था। महागनी लियोन पर भारी पड़ चुका था। वो लियोन को चाकू से मारने ही वाला था कि तभी लियोन ने एक हड्डी महागनी की गर्दन में घुसा दी, जिससे महागनी खून से लहूलुहान होकर घुटनों पर आ गया। अब महागनी के अंदर बस आखिरी सांस बची थी। लेकिन तभी महागनी ने मुस्कुराकर लियोन से कहा, इसे स्वीकार करो, ये अब तुम्हारा हुआ। बस इतना सुनते ही लियोन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चाकू का इतना जोरदार वार उसकी गर्दन पर किया कि चाकू उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आया। आखिरकार महागनी का अंत हो गया। पर लियोन अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि तभी वो ट्रेन ड्राइवर वहां आया। उसे महागनी के मारे जाने का कोई अफसोस नहीं था। वो लियोन से बोला, महागनी अब इस काम के लिए बेहद कमजोर हो चुका था। आज नहीं तो कल उसे मरना ही था। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमने महागनी की जगह ले ली है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्योंकि ये काम करना एक सौभाग्य की बात है। ये सुनकर लियोन गुस्से में उस ट्रेन ड्राइवर पर हमला करने उसकी तरफ दौड़ा, पर तभी उस ट्रेन ड्राइवर ने लियोन की गर्दन धर दबोची और उसे एक हाथ से ही ऊपर उठा दिया। महागनी की ही तरह उस ट्रेन ड्राइवर में भी भरपूर ताकत थी। लियोन ने जब उससे लड़ने की कोशिश की तो उसने लियोन के मुंह में हाथ डालकर एक ही झटके में उसकी जीभ ही उखाड़ ली। लियोन दर्द से कुलबुला उठा। फिर ट्रेन ड्राइवर ने लियोन को उठाकर दूर फेंक दिया और उसकी जुबान को किसी स्वादिष्ट गोश्त की तरह बड़े ही चाव से खाने लगा। वो ट्रेन ड्राइवर खुद भी एक नरभक्षी था। इसी दौरान लियोन ने देखा कि उस ट्रेन ड्राइवर ने माया को बेहोश कर उसे लाशों के ढेर में लिटा दिया था। उस ट्रेन ड्राइवर ने लियोन से कहा, जब इस दुनिया में किसी भी इंसान का जन्म नहीं हुआ था, तब से वे प्राणी इस धरती पर मौजूद हैं। बेशक वो नरभक्षी काफी खतरनाक हैं। हमने अब तक उनकी प्रजाति को सुरक्षित रखा है और अब तक उनका पालन पोषण करते आए हैं, क्योंकि अगर ये प्राणी भूखे रहे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और दुनिया में तबाही मचा देंगे। इसलिए इनका पेट भरने की जिम्मेदारी महागनी के पास थी। पर वो 100 सालों से ज्यादा समय से ये काम कर रहा था और अब वो बूढ़ा और बीमार हो चुका था। इसलिए इस काम के लिए अब तुम्हें चुना गया है। अब महागनी की शक्तियां तुम्हारे अंदर भी होंगी। ड्राइवर की बातों से साफ था कि ये कोई पावरफुल सोसाइटी थी जो उन नरभक्षी प्राणियों की देखभाल कर रही थी। इस सोसाइटी में वो पुलिस डिटेक्टिव हेडली और न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे, जो मारे गए लोगों की खबरों को दबा देते थे। शायद वो नरभक्षी प्राणी अपने पेट भरने वाले इंसान को खुद ही चुनते थे और उनके सीने में सिंबल बनाकर उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने की ताकत देते थे। लियोन को ये सारी जानकारी देकर वो ट्रेन ड्राइवर बेहोश पड़ी माया के पास गया और बड़ी ही बेरहमी से चाकू से उसके सीने को फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अब भी धड़क रहा था। उसे देख लियोन बस चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ न कर सका। ट्रेन ड्राइवर ने वो दिल लियोन के आगे परोसते हुए कहा, अब उठो और अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, बगैर कोई सवाल किए। उस वक्त लियोन गहरे सदमे में था। वो बस माया के दिल को घूरता रहा। फिर अगली रात एक नया बुचर महागनी की तरह सूट बूट पहनकर तैयार हुआ और बाथरूम से बाहर आया। बाहर डिटेक्टिव हेडली महागनी की डायरी लिए खड़ी थी। उसने वो डायरी उस नए बुचर को सौंप दी, जिसके बाद वो बुचर अपना बैग लेकर ठीक 2 बजे आने वाली उस ट्रेन में सवार हो गया और एक बोगी में आया जहां 3 पैसेंजर्स थे। उनमें से एक झपकी ले रहा पैसेंजर वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी कि ये कहानी की शुरुआत में दिखाई गई वही घटना थी जिसमें वो पैसेंजर ट्रेन में खून खराबे का भयानक मंजर देख सदमे में आ गया था। वो ट्रेन में कत्ल कर रहे जिस बुचर को देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लियोन था। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।